नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाज शास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे। प्रैक्टिस सेट की यह 17वीं क्लास जो ये सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत है, जबकि कई प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है लगभग पीजीटी के और कई राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होते हैं नेट के, तो कई पेपरों को मैंने सॉल्व कराया है। लगभग इसमें 95 वीडियो पड़ी होंगी दोस्तों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। यह जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये एकदम बिल्कुल नए प्रश्न रखे गए हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए उत्तर कोड से उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। तो जैक डेरिडा, तो ध्यान रखिएगा इनकी अवधारणा है लोगोसेंट्रिज्म की अवधारणा देते हैं। तो ए का 4 दोस्तों, ए का 4 ये डी विकल्प में है। तो डी विकल्प में एक ही जगह है तो ऐसे ही मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद फोकाल्ट की बात करेंगे, एपिस्टेमे की बात करते हैं, हेराल्ड गार्डफिंकल की बात करेंगे तो इंडेक्सकेलिटी की बात करते हैं, और अल्थूजर ओवर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 जो है डी विकल्प में है, तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है। स्वचालन के सामाजिक पहलू स्वचालन को निर्धारित करते हैं, ऐसी व्याख्या कौन किया है। विकल्प में है आर ब्राउनर, एस मेलेट, टी बोटोमोर, डी गैली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वचालन में सामाजिक पहलू की बात यानी सामाजिक पहली स्वचालन को निर्धारित करती है, ये बोटोमोर का कथन है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है। पूछा है कि इसमें से कौन सा औद्योगिक हड़ताल का लक्षण नहीं है। तो देखिए, कुछ निश्चित मात्रा में एकजुटता के साथ सामूहिक कृत्य, यानी कि निश्चित मात्रा में एकजुट होकर के सामूहिक विरोध करते हैं, तो कृत्य वह भी कृत्य के अंतर्गत आएगा, ये तो हड़ताल के अंतर्गत आता है। दूसरा है, शिकायत अभिव्यक्ता का एक सामूहिक कृत्य, यह भी है कि शिकायत भी की जाती है, तो यह भी हड़ताल के अंतर्गत आता है। शिकायत सामूहिक कृत्य यानी कि समूह में शिकायतें करना। तीसरा विकल्प है एक श्रमिक का काम करना बंद कर देना। तो ये दोस्तों ये हड़ताल नहीं होगा कि एक व्यक्ति काम बंद कर दिया है, पूरे समूह या पूरे श्रमिक काम बंद करके कोई और काम करने लगे तो ये हड़ताल में हो सकता है कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति केवल कर रहा है तो ये हड़ताल नहीं होगा, यह कुछ व्यक्तिगत मामला हो सकता है। औद्योगिक संघर्ष का नियंत्रण स्वरूप ये भी होता है सर, हड़ताल बच्चों ये हड़ताल की पार्ट में आता है, लेकिन सी विकल्प नहीं होगा। ये एक व्यक्ति किसी भी औद्योगिक इकाई में श्रमिक काम को बंद कर देता है, हो सकता है उसको कोई व्यक्तिगत काम हो सकता है, तो ये हड़ताल के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, तो सी विकल्प से हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसमें आधुनिकता की बात किए हैं, आधुनिकता के ढेर सारे लक्षण बताए हैं। तो यह पुस्तक किसने लिखा है। आधुनिकता के ढेर सारे लक्षण की बात कौन करता है। तो वाई सिंह यानी योगेंद्र सिंह, एंथोनी गिडेंस, फुकुयामा या डेविड हार्वे। तो यह देखिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक जो है एंथोनी गिडेंस की है।
इन्होंने आधुनिकता के संदर्भ में बताया है कि पहले परंपराएं थी, परंपराएं से हम आधुनिक हुए हैं, आधुनिक में हम दूसरी आधुनिकता की तरफ चल रहे हैं, लेट मॉडर्निटी की बात करते हैं ये। यानी कि आधुनिकता के भी क्या करते हैं, दो पार्ट को बात करते हैं। कहते हैं कि आधुनिकता के दो भाग हैं। ये एक आधुनिकता वह थी जो बीत चुकी है, अभी जो आधुनिकता चल रही है ये लेट मॉडर्निटी यानी पिछड़ी आधुनिकता चल रही है, बाद वाली आधुनिकता चल रही है। ये उत्तर आधुनिकता की बात नहीं करते हैं दोनों गिरीश। जो वर्तमान समाज है वो लेट मॉडर्निटी में है, यानी कि पिछैती आधुनिकता चल रही है। एक आधुनिकता बीत चुकी है, दूसरी चल रही है। ऐसी बात कौन करता है, गिडिंस महोदय करते हैं। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से रट लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। फिर ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, किताबें हैं, उसके बाद उसके सामने लेखक लिखे हुए हैं। तो पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक जो है एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। तो ए का दो दोस्तों पहले में ही है, तो ये हो जाएगा। इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ध्यान रखिएगा, इंडिया चेंजिंग विलेजेस आए तो यस.सी. दुबे हैं। इंडिया चेंजिंग विलेज आए तो यह श्रीनिवास की ही पुस्तक हो जाती दोस्तों, लेकिन विलेजेस दिया है, यस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये एम.एन. से एस.सी. दुबे की पुस्तक है। कास्ट क्लास एंड पावर, तो ये जो है मैक्स वेबर की अवधारणा के आधार पर इसको रखा गया है। तो ये पुस्तक जो है आंद्रे बिती ने किया है। जैसे उन्होंने कौन पावर पार्टी की बात जो है मैक्स वेबर कहते हैं, उसी की जगह पे ये कास्ट क्लास एंड पावर की बात करते हैं आंद्रे बिती महोदय। यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पीजीटी में तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है, तो पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु। तो इस प्रकार से 2 1 3 4 बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंध नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो है वह जो है क्रिटिकल सोशियोलॉजी का पार्ट है। यह जो है मार्क्स के विचारधारा को संशोधन करने वाली विचारधारा को हम फ्रैंकफर्ट विचारधारा कहते हैं। यह जर्मनी का एक स्कूल है, यानी जर्मनी के शहर में, जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहीं पे ये विश्वविद्यालय है फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय। उसी जगह पे ये फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई थी। उसमें जो है मार्क्स के विचारों को संशोधन करने की बात की गई थी, और यह इस विचारधारा को एक और नाम दिया गया था नव मार्क्सवादी या नव मार्क्सवाद। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के जितने भी विचारक हैं वो सब क्या हैं, नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मार्क्स के विचारों में संशोधन की बात करते हैं। मार्क्स का विचार यह था कि आर्थिक व्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, अन्य व्यवस्थाएं उस पर निर्भर होती हैं। यदि आर्थिक व्यवस्था बदलती है तो ही समाज बदलेगा। तो इस प्रकार से यह एक ही व्यवस्था से सभी व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। तो वर्ल्ड डिटर्मिनेशन की बात होती है। तो नव मार्क्सवादी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही सब कुछ निर्धारित करती हो, थोड़ी बहुत अन्य तत्व हैं जो निर्धारण की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है नव मार्क्सवादी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें मार्क्यूस, हेबरमास, होर्खहाइमर और उसके बाद ये तीनों क्या है, नव मार्क्सवादी हैं। अलेक्जेंडर जो है ये नव मार्क्सवादी नहीं है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
7वें प्रश्न में आते हैं दोस्तों। औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध तथा इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? यह कह रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों में सरल संख्याओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध और इष्टतम रूप से समन्वित बना करके क्या किया जा सकता है? उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। तो यह जो है किससे संबंधित है? टेलरवाद, फोर्डवाद, मार्क्सवाद या उत्तर फोर्डवाद? तो यह विचारधारा जो है मार्क्सवाद से संबंधित है दोस्तों। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इरविन गॉफमैन का कार्य नहीं है? इरविन गॉफमैन एक विद्वान है, इन्होंने कुछ कार्य किए हुए हैं, कौन सा कार्य इसमें जो है इरविन गॉफमैन का नहीं है? तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इरविन गॉफमैन जो है ये दैनिक जीवन में स्वयं का प्रस्तुतिकरण, जिसकी बात करते हैं, जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ कहा जाता है। आश्रम, इसके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में एसाइलम का प्रयोग किया जाता है। एसाइलम एसाइलम का प्रयोग किया जाता है। तो एसाइलम का भी प्रयोग जो है इरविन गॉफमैन ने किया है। और उसके बाद सव्यवहार विधि, इसके लिए इंटरेक्शन रिचुअल की बात की जाती है, ये हो जाएगा इंटरेक्शन रिचुअल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई हिंदी के प्रश्न हो उसको इंग्लिश वाले वर्जन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरेक्शन रिचुअल की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये और ये तीनों की बात ये करते हैं। स्वयं और समाज, इसके लिए इंग्लिश का प्रयोग होता है सेल्फ एंड सोसाइटी। सेल्फ एंड सोसाइटी की बात जो है इरविन गॉफमैन नहीं करते हैं। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तीनों विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका प्रयोग हुआ जो है इरविन गॉफमैन महोदय ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पहली बात द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक में पहली बार उत्तर औद्योगिक समाज की बात की गई थी और यह विचार जो है डेनियल विल महोदय ने किया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगी। इनकी पुस्तक थी द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसी पुस्तक में पहली बार उत्तर औद्योगिक समाज की बात की गई है। तो किताब भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हो सकता है इसमें पूछ लिया जाए कि उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किया गया है। यह डेनियल बेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? संघर्ष के समूहों में संघर्ष के रूप की वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है, ये पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सत्या का अध्यारोपण की बात करते हैं ये। गतिशीलता, संपत्ति तथा सामान्य सामाजिक परिस्थिति का अभाव भी बताते हैं। औद्योगिक एवं राजनीतिक संघर्ष का अध्यारोपण भी बताते हैं। ये प्रभावी संघर्ष नियंत्रण की बात नहीं करते हैं।
प्रभावी संघर्ष नियंत्रण की बात यह वह संघर्ष में नहीं करते हैं, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए और कारण दिया हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत में तलाक की दर बढ़ी है। यह बात तो सभी लोग इससे परिचित होंगे कि जैसे जैसे समाज क्या हो रहा है, आधुनिक होता जा रहा है, समाज में तलाक की दर क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ये बात तो सही है। दूसरा है महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं। यह भी बात सही है कि समाज में स्त्रियों की शिक्षा बढ़ने की वजह से रोजगार के अवसर इनके सामने अधिक उपलब्ध हुए हैं, तो यह क्या हो रही हैं, स्वनिर्भर भी बन रही हैं। यह भी बात सही है। ध्यान रखिएगा कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन रही हैं, तो क्या इसकी वजह से तलाक की दर बढ़ रही है, तो यह जरूरी नहीं है कि महिलाएं स्वनिर्भर हो जाएं इसकी वजह से तलाक की दर बढ़े। तो यानी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये देखिए ये सही है, परंतु आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। घरेलू हिंसा के बारे में बात कर रहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम निरोध अधिनियम, ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम 2005 में आया था। यह दोस्तों 2005 में आया था, लागू हुआ था ये 2006 को। तो कभी कभी तो यही प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे पीजीटी जैसे क्वेश्चन में यहां से पूछ दिया जाता है कब आया था, 2005 में। लागू कब हुआ था, तो 2006 में लागू हुआ था। इसमें वर्णन क्या है, इस व्याख्या वही पूछा है कि किसकी सही वक्तव्य क्या है। तो घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, तो केवल विवाहित महिलाएं नहीं बनती हैं। घरेलू हिंसा में यह इस बात का प्रावधान रखा गया है कि घर का कोई भी व्यक्ति घर के किसी दूसरे सदस्य द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। वह विवाहित महिला हो सकती है, अविवाहित महिला हो सकती है, कोई वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसमें पुरुषों को भी रखा गया है दोस्तों। तो केवल महिलाओं की बात, विवाहित महिलाओं की बात नहीं की गई है। बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि केवल बालिकाएं अधिक शिकार होती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं, ऐसा पाया गया है कि बालिकाएं नहीं, जबकि विवाहित महिलाएं अधिक होती हैं। तो यह भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक या मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ये बात सही है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी बालिका को, किसी भी वृद्ध को शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ना हो, मारपीट या लैंगिक रूप से या फिर मानसिक रूप से परेशान किया जाए या मौखिक रूप से गाली गलौज किया जाए, तो यह सब किसमें आता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। सही पूछा है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट भी देख लीजिए, घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। यानी यहाँ पे देखिए ये क्या है, घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। यह बात गलत है, क्योंकि जो समाज प्रगतिशील होगा तो वहां पे घरेलू हिंसा की संभावनाएं कम ही होंगी, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं। यानी कि किन संकेतों से हम जान पाएंगे कि यह क्या है, क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देंगी, कौन कौन से वो संकेत हैं, ये पूछा हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधनों की वजह से क्षेत्रीय असमानता आएगी। ये बात तो सही है कि प्राकृतिक संसाधन जहां पे होंगे वहां पे डेवलपमेंट या ज्यादा होगा, जहां प्राकृतिक संसाधन कम होंगे वहां पे डेवलपमेंट कम होगा। तो ये क्षेत्रीय असमानताओं में तो आ जाएगा। कुशल जनशक्ति,
कुशल जनशक्ति, ये बात भी सही है कि जहाँ के व्यक्ति लोग कर्मठ होंगे, योग्य होंगे, वहाँ ज्यादा विकास होगा। जहाँ के लोग ही कुपोषित होंगे या कार्य करने के इच्छुक नहीं होंगे या फिर मेहनती नहीं होंगे, तो वहाँ का तो असमानताएं तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यह भी विकल्प सही है। जनसंख्या का आकार भी तय करता है कि वह कितना डेवलपमेंट होगा। पता चला कि हमारे यहाँ संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो भी वहां का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पता चला संसाधन भी बहुत है, हमारे पास लोगों की संख्या बहुत कम है, तो इसमें भी क्या होगा, हम पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। जो इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का आकार हमारे संसाधनों के उपयोग भर का होना चाहिए। तो जनसंख्या का आकार भी तय करता है कि क्षेत्रीय असमानताएं होंगी कि नहीं होंगी। तो तीनों विकल्प सही है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, यह जरूरी नहीं है जब दोस्तों की सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जो है, जो राजनीतिक दल होगा वो अपने क्षेत्र का ही विकास करेगा। तो इसकी वजह से क्षेत्रीय असमानताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। यानी 1 2 3 जो है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होंगे। यह किसका विचार है? जेएस मिल्स, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन या फिर इमाइल दुर्खिम। तो सभ्यताओं के संघर्ष की बात सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं दोस्तों, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना में यह बात करते हैं कि शीत युद्ध से क्या होता है, सभ्यताओं के संघर्ष की बात ये सैमुअल पी हंटिंगटन की बात करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। तो आप लोगों को बता दें कि रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का वर्णन किया हुआ है। अब ये 4 वर्ड जो है देखते हैं कि कौन कौन सी बात उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया है। तो एक बात करते हैं होमोजेनिटी यानी समांगता की बात वह करते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से ए की बात करेंगे तो एक यहां दिया हुआ, यहां दिया है दोस्तों, तो ये दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, पहले से ही जान लीजिए। दूसरी की बात करते हैं विषमांगता, हेट्रोजिनिटी भी देखने को मिलती है, तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं सॉरी दोस्तों, होमोजेनिटी जहां होगी तो वहां हेट्रोजिनिटी तो हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो होमोजेनिटी है तो हेट्रोजिन विषमांगता नहीं देखने को मिलती है, समांगता देखने को मिलती है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा तो नहीं होगा। और इन विकल्पों में दूसरा दिया ही नहीं है। तीसरा दिया है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये 3 विकल्प भी क्या हो जाएगा, सही। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद क्या है विभेदीकरण, विभेदीकरण की भी बात करते हैं, तो इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों। तो अभी तो दोनों सही चल रहे हैं दोस्तों। चौथा है प्राथमिक संबंध। ध्यान रखिएगा लघु समुदाय में प्राथमिक संबंध पाए तो जाते हैं, लेकिन सभी में जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा लघु समुदाय प्राथमिक ही हो, ऐसी बात नहीं करते हैं रेडफील्ड महोदय। तो यानी 5 विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 3 4 बी विकल्प में है, तो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की ये लघु समुदाय की जो अवधारणाएं हैं, भारत में इसका परीक्षण कौन किया है।
तो आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान के राणोवती गांव का अध्ययन कौन करता है। देखिए दोस्तों, ध्यान उतर रहा है। राजस्थान के राणोवती गांव का अध्ययन करते हैं और फिर ये बताते हैं कि लघु समुदाय की जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने चार विशेषताएं बताई हैं, दो विशेषताएं भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं और दो विशेषताएं भारतीय समाज में नहीं पाई जाती हैं। पुस्तक का नाम है ये राजस्थान विलेज। बी आर चौहान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी आर चौहान ने रॉबर्ट रेडफील्ड के इस लघु समुदाय का परीक्षण किया था और बताया कि दो अवधारणाएं मिलती हैं, दो अवधारणाएं भारतीय समाज में नहीं पाई जाती हैं। और पुस्तक लिखा था उन्होंने ये राजस्थान विलेज। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न में आते हैं। डैनियल थर्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि डैनियल थर्नर महोदय ने भारतीय समाज के 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो मालिक, किसान और मजदूर में विभाजित किया है, जमींदार में उन्होंने विभाजित नहीं किया है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। मालिक, सबसे पहले मालिक की बात करते हैं, उसके बाद किसान, उसके बाद मजदूर की बात करते हैं, जमींदार की बात उन्होंने नहीं किया है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुरिया जनजाति भारत में किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मुरिया जनजाति कई राज्यों में पाई जाती है, लेकिन इसकी बहुलता कहां पे है। तो ध्यान रखिएगा, पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का भाग था, 2009 में यह अलग हो गया, 2000 में यह अलग हो गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मुरिया जनजाति अधिकांशतः पाई जाती है और मुरिया जनजाति का अध्ययन जो है बेरियर एल्विन महोदय ने किया हुआ है और पुस्तक लिखा है मोरिया देयर घोटुल करके, इनकी एक पुस्तक भी है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन किए थे, जो उस समय एमपी का भाग था, बाद में यह जो है छत्तीसगढ़ में चला गया। तो मोरिया देयर घोटुल, यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बेरियर एल्विन की है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजाति अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रबल रूप से संबंध नहीं है, पूछा है, नहीं है ये पूछा है। तो यानी कि भारतीय जनजातीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कौन सा नहीं है। तो वनोपज, एकत्रण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य यह जनजातियों में पाया जाता है। कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन यह भी जो है जनजातियों में देखने को मिलता है। पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रण यह भी जनजातियों में देखने को मिलता है। घरेलू उद्योग यह पाया जाता है, किंतु औद्योगिक मजदूरी कार्य यह नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तेभागा और तेलंगाना आंदोलन किन राज्यों में शुरू किए गए थे। तो आप लोगों को बता दें, किसानों से कर वसूल के संदर्भ में तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था कि सरकार जो है अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किसानों से अधिक कर लिया जा रहा था। तो किसानों ने तेभागा आंदोलन 1/3 जो है वसूलने की बात करते हैं कि भाई ज्यादा ना वसूला जाए, 1/3 जो है हमसे जो है कर लिया जाए। और तेलंगाना आंदोलन एक राज्य की स्थापना के लिए कि तेलंगाना एक अलग से राज्य बनाया जाए, जो राज्य बनता भी है 2009 में। तो यह पूछ रहा है कि किस राज्यों में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, जो कि 2009 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य का पुनर्निर्माण हुआ था। तो पश्चिम बंगाल और
आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में फार्मर्स मूवमेंट यानी किसानों के जो आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है, यानी कि किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं भारत में, किस चीज की मांग वो नहीं करते हैं। तो कृषि उपज की उचित कीमत मिले, यह मांग तो रहती ही है, हमेशा किसानों की यह मांग होती है कि हमारे कृषि उपज का सही मूल्य मिले। यानी उर्वरक परिधान यानी कि खाद सामग्री जो मिलती है, खाद नहीं, खाद्य नहीं दोस्तों, खाद जिसको कहते हैं कीटनाशक या फिर पोषक तत्व जैसे यूरिया, डाई, पोटास जो आदि तत्व आते हैं, ये सब उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जानी चाहिए। यह भी किसानों की मांग होती है कि भाई हमको सस्ते में उर्वरक मिले और हमारी उपज का अच्छा मूल्य मिले, यह होता है। और बिजली से जो किराया मतलब बिजली का जो बिल आता है उसमें भी हमको क्या मिलने चाहिए, अनुदान भी मिलना चाहिए, ये भी बात सही है। भूमि का वितरण यानी किसान जो है वो भूमि का वितरण क्यों चाहेगा भाई, क्योंकि उसके पास जो है भूमि है, तो अगर उचित वितरण हो जाएगा तो जिसके पास नहीं है उसके पास पहुंच जाएगा, इसलिए वो भूमि का वितरण नहीं चाहता। यानी भारत में जो किसान आंदोलन है वो भूमि वितरण की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमको खाद में, बिजली में सब्सिडी दी जाए और हमारे उपज का अधिक मूल्य दिया जाए, इनकी बात होती है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।